हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिविहान, जहाँ मैं सूरज सिंह चंद्रोल आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूँ आपका हमारी रिवीजन सीरीज में, जिसका नाम है संभव। उसमें हमने एक चैप्टर बायोलॉजी का देख चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम आगे कदम रखते हैं भाई, और हम बात करेंगे अब अगले चैप्टर की, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेसिस सेम है। अब ये याद रखना, यूनिट भी सेम है। पहली यूनिट जो होती है उसमें हमारे 3 चैप्टर्स थे, राइट। एक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और लास्ट में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो यूनिट है जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन, इसमें 3 चैप्टर है हमारे, राइट। और मैंने पिछली बार जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लान पढ़ाया था, तब आपको ये बात बताई थी कि रिप्रोडक्शन यूनिट से टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये बात मैंने आपको क्लियर करी थी, जिसमें से मैंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में से 6 to 7 मार्क्स आपके बनेंगे। ठीक है, 6 to 7 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिक्स नहीं है। उसने बोला कि 3 चैप्टर, वो क्या बोल रहे हैं कि इन 3 चैप्टर में से 16 मार्क्स का आया भाई। हो सकता है यहाँ से 7 दे दे, यहाँ से थोड़े कम दे दे। सेम चीज होगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ, ये भी 6 to 7 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हम वहां पे करेंगे आगे जाके, बेफिक्र हो, है ना। तो इन 3 चैप्टर्स को जब हम खत्म करेंगे तो हमारी एक यूनिट तैयार होगी, रिप्रोडक्शन यूनिट, जिसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 16 है। ठीक है, तो ये तो थी भाई वेटेज की बात। अब वेटेज की बात थोड़ा तरीके से करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि 6 से 7 मार्क्स का वेटेज रखती है ये चैप्टर, और 16 मार्क का वेटेज है इस पूरी यूनिट के पास, 3 चैप्टर की, है ना। अब जो लास्ट ईयर हमने नोटिस किया, लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज किया, उसमें हमने देखा कि 3 ऑब्जेक्टिव आए, 3 मार्क्स, मतलब एक-एक मार्क के 3, और एक शॉर्ट आंसर आया। ये हमने देखा है, ये हमारा एनालिसिस है कि ऐसा बन रहा है अभी कुछ सालों से। पर एक केस मेरे नोटिस में एक और आया, जिसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या किया था, उसने क्या किया था कि और में क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लो 9, इसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और में ये जो पार्ट 1 है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया, लेकिन जो पार्ट 2 है ये आया रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। मतलब एक ही पेपर में एक वर्जन कहाँ से है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, दूसरा वर्जन कहाँ से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो वो कुछ ऐसे भी आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। और कौन-सा वर्जन देख सकते हैं? दूसरा वर्जन ये है कि 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव आ जाएँ और एक लॉन्ग आंसर आ जाए। और क्या हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव आए, एक वेरी शॉर्ट आए और एक शॉर्ट आंसर आए। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस के वेरिएशन हो सकते हैं इस चैप्टर, और हमें प्रिपेयर किस हिसाब से करना है, पहला वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक शॉर्ट आंसर आएगा। और हो सकता है कि यहाँ पे एक चीज और हो जाए कि जो सेकंड वर्जन है ये देखने को मिले। तो अपन चलते हैं और धीरे से चैप्टर को शुरुआत करते हैं, और पहले तो देखते हैं कि चैप्टर पढ़ना क्या है। चैप्टर एट अ ग्लांस, एक बार देखो, इसको मैं बोलना प्रेफर करता हूँ बर्ड आई व्यू, कि दूर से देख रहे हैं कि चैप्टर में क्या-क्या है। वैसे तो चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, पर ये जो 5 बातें हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन-कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। ठीक है? इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, पर वो हम डायग्राम में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये तो पता होगा कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें हम 2 लोगों की बात करेंगे, किसकी-किसकी? एक तो मेल की भी बात करेंगे और दूसरा फीमेल की भी बात करेंगे। दोनों की बात की जाएगी भाई, ठीक है? अब पहली स्टेज, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, वो मैं मानता हूँ प्यूबर्टी। एक सवाल इस पे ही बन सकता है। अब प्यूबर्टी जनरली 9 टू 11 एज में फीमेल्स में आ जाती है, वहीं पे 13 टू 15 में मेल्स में आ जाती है। ये वो टाइम है जब मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन चालू हो गया और फीमेल में ओवम प्रोडक्शन चालू। और भी कई सारी चीजें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेल्स में क्या देखने को मिलता है, फेशियल हेयर्स, साथ में प्यूबिक हेयर्स, ब्रॉड वाइज भारी आवाज होने लगती है। वहीं पे फीमेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है,
क्यूबिक हेयर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक बात और करते हैं। ये देखो जो मेल है उसमें मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है आपकी टेस्टिस, जहां पे आपका स्पर्म प्रोडक्शन होगा। वहीं पे फीमेल्स में ये मेन ऑर्गन हो जाता है हमारा ओवरी, जहां पे क्या होगा, ओवम प्रोडक्शन होगा। पर क्या यही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है? वैसे तो ये मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्या इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है? इसके अलावा हमारे पास होते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसे एसेसरी में मेल में आ जाता है पीनिस, वहीं फीमेल्स में कई सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या क्या, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, और क्या, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं भाई, है कि नहीं? इसके अलावा मेमरी ग्लैंड भी हमारा किसमें, एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लैंड्स की। कुछ ग्लैंड्स भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब ग्लैंड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये यही समझते हो चलो, क्योंकि जब अपन आगे बढ़ेंगे, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, oogenesis देखेंगे, वहां पे हार्मोनल चेंजेस जो रहेंगे वो समझने में आपको हेल्प करेंगे। अब बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी ग्लैंड है भाई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारी हो जाती है हाइपोथैलेमस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? इसके बाद ये किसको डायरेक्ट करती है? ये डायरेक्ट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। और इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, जो हर एक बात को कंट्रोल करती है। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, पर उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब जो हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे मेल फीमेल में, वो तो डिफरेंट डिफरेंट जगह देखने को मिलेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस को भी कंट्रोल करेगी और ओवरी को भी कंट्रोल करेगी, और यहां से सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, जो डिफरेंट काम करेंगे, और कैसे करेंगे उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, बेफिक्र रहो, कोई परेशानी बात नहीं। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हो गई जो हार्मोनली कंट्रोल करती हैं पूरे प्रोसेस। पर कुछ और ग्लैंड्स भी हैं जो और काम करती हैं, जिनको हम बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स, जो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए वापस अलग होंगी। ठीक है, कोई परेशानी? अब जैसे कि जो मेल्स में है, मेल्स में ये हैं तीन। एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी है सेमाइनल वेसिकल्स, और तीसरी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, वही फीमेल्स में वेजाइना, कहां पे? फीमेल्स में वेजाइना में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या? बार्थोलिन ग्लैंड। अब इसमें हो क्या रहा है, ये करते क्या है? ये तीनों मेल्स में है, यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, जिनमें से प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल सीमेन को बनाने का काम करते हैं, जो कि एक तरीके से कैरी करता है किसको? स्पर्म को। वहीं पे बल्बो यूरेथ्रल ये आपका करती है लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, जिससे इजीली सीमेन को पास किया जा सके, क्योंकि आपको ये पता होगा कि मेल्स में यूरेथ्रा कॉमन है स्पर्म के पासेज के लिए और यूरिन के पासेज के लिए, इसीलिए लुब्रिकेशन जरूरी हो जाता है। वहीं पे बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये करती है लुब्रिकेशन वेजाइना। ठीक है, तो ये थी कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जो मेल एंड फीमेल्स में देखने को मिलती हैं। फीमेल्स में कहां मिल रही है? वेजाइना में बार्थोलिन ग्लैंड, वहीं पे मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जस्ट यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है,
कह सकते हैं पीनस के अटैचमेंट पॉइंट। तो ये था हमारा बेसिकली कुछ चंक्स जो हो सकता है 1 मार्क 2 मार्क में पूछ लिए जाए। अब बढ़ेंगे बेटा जी अपन मेन पार्ट की तरफ, और उससे पहले थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे सवाल कर लें। कुछ सवाल ज़रूरी हो जाते हैं, उन सवालों को अपन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे एमसीक्यू। कुछ एमसीक्यूज़ देख लो भाई। देखो पहला देखो क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द नरिशमेंट ऑफ द फीटस इज़ प्रोवाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अब ये बात आपको क्लियर होगी कि जब प्रेगनेंसी है, तो फीटस जो है किससे अटैच्ड है? यूट्रस से। यूट्रस की कौन सी लेयर से? सबसे अंदर वाली लेयर से, जिसको क्या बोलते हैं हम? एंडोमेट्रियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, इसकी सेल्स और फीटस की सेल्स मिलके एक अटैचमेंट पॉइंट बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा, जो कि एक पैसेज की तरह काम करता है। किसके बीच में? फीटस के बीच में और मदर के बीच में नरिशमेंट को देने का काम करता है, और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को लेने का काम करता है। मतलब कि सही जवाब क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, प्लासेंटा विल बी द करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन? अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 4 फेज है। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है, इनिशियल फेज है, उसमें ब्लीडिंग का टाइम पूछा गया है, व्हिच इज 3 टू 5 डेज। ये बात आपको बहुत आसानी से क्लियर होगी जब मैं मेंस्ट्रुएशन अभी आपको पढ़ाऊंगा, वापस आपको दिखाऊंगा, बेफिक्र रहो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखो, which cells mature during spermatogenesis? अब spermatogenesis क्या है भाई? spermatogenesis कुछ भी नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन। करेक्ट। इसकी साइट क्या है? कहां पे होता है ये? टेस्टिस में। ये बात क्लियर है। अब टेस्टिस में दो तरीके की सेल आपको देखने को मिल सकती है। क्या? दो तरीके की सेल आपको देखने को मिलती है। एक को हम जर्म सेल बोलते हैं, या फिर इसको हम स्पर्म सेल भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। साथ में इसके प्रेजेंट होती है सर्टोली सेल्स। कौन? सर्टोली सेल्स। तो ये जो स्पर्म सेल्स हैं, ये स्पर्म में कन्वर्ट होती हैं, ये बनती हैं स्पर्म में। और जो सर्टोली सेल है, इसका नरिशमेंट का काम करती है, इसका नरिशमेंट का काम करती है। मतलब कि सही जवाब क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, स्पर्म सेल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल पे बात करते हैं। देखो, विच हार्मोन्स लेवल इंक्रीजेस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? अब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है? जब मैंने आपको अभी हार्मोन्स पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट? ऐसे ही जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है, तो एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन मैकेनिज्म, जिसको स्टार्ट करता है फीटस ही। कौन स्टार्ट करता है? फीटस। इन अदर टर्म्स बोल सकते हो फुली ग्रोन फीटस। कौन? फुली ग्रोन फीटस। अब ये फुली ग्रोन फीटस बेसिकली मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या भेजता है? सिग्नल भेजता है कि हाँ भाई, अब डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तब वहां से रिलीज होता है हमारा एक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जिसको इन अदर टर्म्स लव हार्मोन भी कहा जाता है। लव किसका? मदर का टुवर्ड्स इट्स बेबी, है ना? तो ये बेसिकली क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस की वॉल्स में, जिससे चाइल्ड बर्थ हो सके। मतलब कि सही जवाब क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखो भाई। अब बात करेंगे अपन किस पे? फिल इन द ब्लैंक्स पे। देखो फिल इन द ब्लैंक्स पे देखो, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डैश डेज। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन चलती है? बेसिकली सवाल ये है, व्हिच इज द आंसर? 28 डेज। सेकंड देखो, द प्रोसेस ऑफ द बेबी एग्जिटिंग द बॉडी आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। तो चाइल्ड बर्थ में जब बेबी बाहर निकल रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। थर्ड देखो, द मैच्योरेशन ऑफ द एग इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। तो उस हार्मोन का नाम बता। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, वो कंट्रोल करती है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है ओवरी को, ओवरी में हार्मोन प्रोडक्शन चालू करवाती है। अब वो हार्मोन प्रोडक्शन कौन है? सेक्स हार्मोन्स। उन सेक्स हार्मोन के साथ साथ वो और एक काम करती है, वो है मैच्योरेशन ऑफ द एग इन फीमेल। मेल्स में भी करती है। तो वो हार्मोन
जो हार्मोन रिलीज कर रही है उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। बेफिक्र रहो, बात करेंगे इस पे। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है भाई साहब? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बेसिकली वहां जाके आपके एग के प्रोडक्शन को, या कह सकते हैं एग के मैच्योरेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। देखो ट्रू फॉल्स भी देख लो, 3 ट्रू फॉल्स है, सिंपल सिंपल से। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द प्रोसेस ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन। अभी अपन ने बात करी है कि ऑक्सीटोसिन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। आगे देखो, इन स्पर्मेटोजेनेसिस 2 स्पर्म सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच स्पर्म सेल। अब ये बात आपको क्लियर होगी जब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस आपको थोड़ा तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर एक बात हमेशा याद रखना, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में ये बात पढ़ के आ रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बढ़ते थे। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते थे। मतलब कि सेम चीज तो यहीं पे हुई होने वाली है कि एक स्पर्म सेल से 4 स्पर्म बनेंगे। कितने? 4 स्पर्म। और ये कितने बोल रहा है? 2। मतलब कि ये बात क्या है? गलत है। थर्ड देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग इम्प्लांट्स इन द यूट्रस। क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो एग का जो फर्टिलाइज या जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, जो बाद में एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है, उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में ही होता है। कहाँ पे? यूट्रस में ही होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वन वर्ड क्वेश्चन की। इसको हम वन वर्ड आंसर ही बोलते हैं। जनरली आपको एक वर्ड में आंसर देना होता है, पर अगर आप एक्स्ट्रा भी लिख देते हो कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 वर्ड लिख सकते हो, कोई बात थोड़ी ना उसमें। चलो देखो, पहला सवाल देखो क्या बोल रहा है। विच मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। तो कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सेल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व है? वो है हमारा स्पर्म। स्पर्म ही तो जाके फर्टिलाइज करेगा ओवम को। आगे देखो, व्हाट इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। पहला डिवीजन जो फर्टिलाइजेशन में होता है एग में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। क्योंकि देखो बात समझो, हमारा जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, सिंगल सेल, वन सेल है इसमें। अब ये धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू करेगा, 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 और 8 से 16। और इस स्टेज को जिसमें 8 to 16 है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोरुला स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरुला स्टेज बोलते हैं। ठीक है, चलो थर्ड देखो, इन विच ऑर्गन डज डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो अकर। तो कहां पे ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप होता है? सिंपल सी बात है, यूट्रस में ही तो होगा। जहां पे इम्प्लांटेशन हुआ है, एम्ब्रियो वहीं पे डेवलप होगा। सिंपल सी बात है, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब धीरे से शुरू करते हैं हमारा मेन पार्ट। देखो सबसे पहले क्या है? एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल। हम स्पर्मेटोजेनेसिस को अब डिटेल में लेने वाले हैं। पर स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में लें उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि ये पार्ट है हमारा गैमेटोजेनेसिस का। किसका? गैमेटोजेनेसिस का। अब गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप की हो सकती है। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो भी हम पढ़ेंगे, और एक है oogenesis। क्या? oogenesis। यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा और यहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन। ये कहाँ पे होगा? मेल्स में, और मेल्स में टेस्टिस में, और ये फीमेल्स में, और फीमेल्स में भी कहाँ? ओवरी में। और दोनों में बहुत बड़े बड़े फर्क हैं और उन दोनों को अपन पढ़ेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा जी, चलिए शुरू करते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस को तरीके से। और बेटा जंग पे निकलने से पहले थोड़ा असला बारूद इकट्ठा कर ले। और वो असला बारूद क्या है भाई? कुछ बातें जो स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने में हमारी हेल्प करेंगी। और बेसिकली वो है हार्मोनल चेंजेस और कैसे हार्मोन कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, ये बात। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन देखेंगे टेस्टिस की कुछ बातें। तो हमें ये पता है कि मेल में 2 टेस्टिस हैं। हर टेस्टिस में 150 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। और ये ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके से अरेंज रहती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स।
ठीक है, ये एक लोब्यूल पकड़ा, उस लोब्यूल में कुछ इस तरीके से अरेंज, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट है वो क्या है, टेस्टिस। पर अगर आपसे सवाल ये पूछ ले भैया कि टेस्टिस में अंदर बताओ कहाँ होती है, वो जगह है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये तीन क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और इनके बीच में जगह तो खाली है ना, इस जगह को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। अब देखना, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल या स्पर्म सेल भी कहा जाता है, या मेल जर्म सेल्स और स्पर्म सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ, मेल जर्म्स के साथ साथ वहां पे कुछ और सेल्स भी हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये बात अपन कर चुके हैं, है कि नहीं। ये जो सर्टोली सेल्स हैं वो किस काम आएंगी, नरिशमेंट के। किसका नरिशमेंट करेंगी, मेल जर्म सेल से जो स्पर्म्स बनेंगे उनका नरिशमेंट करेंगे। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सेल्स टूटने वाली है वो कौन सी है, मेल जर्म सेल्स, और इनको मैच्योर होने में हेल्प कौन करने वाला है, सर्टोली सेल्स करने वाले। पर यहाँ पे एक और सेल जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और इन अदर वर्ड्स कहा जाता है इन्हें लेडिक सेल्स। क्या कहा जाता है, लेडिक सेल्स। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है और टेस्टिस को कंट्रोल करती है। टेस्टिस में किसको कंट्रोल करती है वो बात करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो हार्मोन रिलीज करती है। एक हार्मोन को हम बोलते हैं एलएच हार्मोन, एक को हम बोलते हैं एफएसएच हार्मोन। अभी अपन बात कर रहे हैं मेल में, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे फीमेल में, जब अपन oogenesis की बात करेंगे तो वहां पे फीमेल की बात करेंगे। पर वहां पे हमारे ये जो दोनों हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये बदलेंगे नहीं, सेम रहेंगे, बस एक्ट मोड ऑफ एक्शन और कहाँ एक्ट करेंगे ये थोड़ा बदल जाएगा। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो एलएच है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग, क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच को अपन बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ठीक है भाई। अब ये जो एलएच है ये एक्ट करता है लेडिक सेल पे, इस पे लेडिक सेल, जिसको हमने कहा, क्या कहा, इंटरस्टिशियल सेल, जो कहां पे प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट। वहीं पे जो एफएसएच है ये एक्ट करता है ऑन मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्म सेल भी कहते हैं। अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल जर्म सेल पे एक्ट कर रहा है, मतलब उसको प्रिपेयर कर रहा है किसमें, टूटने के लिए, जिससे स्पर्म्स बन सके। वहीं पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो लेडिक सेल पे काम कर रहा है, ये इससे एंड्रोजन सिक्रीट करवाता है। क्या सिक्रीट करवाता है, एंड्रोजन। और एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि मेन अगर पिन पॉइंट करें तो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन का नाम है और एंड्रोजन एक ग्रुप का नाम है, इस बात को याद रखेंगे, है ना। एंड्रोजन के अंदर आता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो लेडिक सेल पे एक्ट कर रहा है वो एंड्रोजन को सिक्रीट करवा रहा है। इन अदर वर्ड में बोल सकता हूं कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करवा रहा है। और यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है 13 से 15 की एज में मेल्स में प्यूबर्टी के लिए, है ना। तो इस हार्मोन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। और एक बात और याद रखेंगे, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस, रुकती नहीं, नेवर स्टॉप, बनती रहती है, ओल्ड एज में भी बनती रहेगी। मतलब स्पर्म्स मेल्स में ओल्ड एज में भी बनते रहते हैं। जब अपन oogenesis पे चलेंगे तो वहां पे बातें थोड़ी बदल जाएंगी, पर अभी के लिए यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस समझो कि कंटिन्यूअस है, कभी बंद नहीं होती है, ठीक है बेटा जी। चलिए अब देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे, क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें चेंजेस क्या आते हैं, ठीक है। हमने ये बात तो कर ली कि मेल जर्म सेल्स जो हैं वो टूटते हैं, कौन, मेल जर्म सेल्स। अब ये जो मेल जर्म सेल्स हैं
ये बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अब क्योंकि अभी ये बॉडी सेल है तो किस कंडीशन में है? 2n डिप्लॉयड कंडीशन। तो ये जो प्रोसेस हुई जिसमें हमने मेल जर्म सेल से क्या बनाया? स्पर्मेटोगोनिया बनाया, इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन। कौन सी स्टेज? प्रोलिफरेशन स्टेज। ठीक है। फिर स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होकर बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है इनके हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नंबर्स के। यहाँ पे क्या हुआ है? माइटोसिस हुई है, साथ में ग्रोथ हुई है। क्या? माइटोसिस हुई है, साथ में ग्रोथ हुई है। माइटोसिस क्या होता है? आपका इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होंगे। यहां से यहां तक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होंगे क्योंकि माइटोसिस हुई है, साथ में ग्रोथ हुई है। ये यहाँ पे आपका डेवलपमेंट स्टेज। कौन सा स्टेज? डेवलपमेंट स्टेज है। ठीक है, बात क्लियर है? कोई बात नहीं, परेशानी तो नहीं है ना? अब देखो, अब होगी मियोसिस। क्या? मियोसिस। अब मियोसिस दो स्टेज में होती है, ये बात क्लियर? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग हुए, दो सेल्स बनी है, एक से दो सेल्स बनी है जिनको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे हैं। पर यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया है? हाफ हो गया है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे की स्टेज को हम बोलते हैं मैच्योरेशन स्टेज। यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेज को हम बोलेंगे मैच्योरेशन। ठीक है। अब मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट हुआ तो मियोसिस सेकंड जो होता है वो इक्वल होता है माइटोसिस के बराबर। ये बात भी अपन ने क्लियर, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे, मतलब बेसिकली डुप्लीकेट हो जाएंगे, ना कि हाफ होंगे। मतलब कि यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे गए थे तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुए हैं, बस एक बात। पर मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, मियोसिस कंप्लीट होती है यहाँ पे, मतलब एक स्पर्मेटोसाइट से चार क्या बन रहे हैं? स्पर्मेटिड बन, क्या बन रहे हैं? स्पर्मेटिड। अब इसके बाद ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट होते हैं स्पर्म में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और इसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है हमारा टेस्टिस में जिसको हम बोलते हैं एपिडिडिमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडिमिस। वहां जाके ये स्पर्म लोकेट होते हैं और फर्दर मैच्योर होते हैं। बात क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको, है ना? चलिए भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं और इस बात को थ्योरेटिकल फॉर्म में भी समझ। सबसे पहले स्टेज का नाम क्या था? प्रोलिफरेशन स्टेज, जिसमें मेल जर्म सेल ने क्या बनाया था? स्पर्मेटोगोनिया बनाया था, वो भी डिप्लॉइड। कैसा? डिप्लॉइड। ड्यूरिंग दिस स्टेज जर्म सेल्स रिपीटेडली डिवाइड बाय माइटोसिस, एज अ रिजल्ट मोर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मैंने क्या बोला था कि कभी खत्म नहीं होती क्योंकि बार बार बनती रहती। पहले एक मेल जर्म सेल जो है कई सारी नई स्पर्मेटोगोनिया को जन्म देता है एक ही से, विच आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉइड। कैसी कंडीशन है? 2n कंडीशन है किसकी? स्पर्मेटोगोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन डेवलपमेंटल स्टेज की। जब डेवलप हो रहे स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस किया और साथ में ग्रोथ भी की उसने, और उसने क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस स्टेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन स्टेज दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डिवीजन। ऐसा कोई खास डिवीजन नहीं होता इसमें, इस बात को याद रखना। ड्यू टू दिस accumulation of proteins and chromatin substance, spermatogonia shows growth. Primary spermatocytes are also diploid. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होते हैं? डिप्लॉइड कंडीशन ही। ऐसी डिप्लॉइड कंडीशन। चलो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं अपन मैच्योरेशन स्टेज की। अब मैच्योरेशन स्टेज में क्या हुआ था भाई? मैच्योरेशन स्टेज में आपका हुआ था मियोसिस। मियोसिस कितने पार्ट में थे? दो पार्ट में। इसीलिए मैच्योरेशन स्टेज भी दो पार्ट में टूटती है, मैच्योरेशन 1 एंड मैच्योरेशन 2। ड्यूरिंग दिस स्टेज अ diploid primary spermatocyte undergoes meiosis and divide to form 4 haploid sperm cell, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स। ठीक है। अब देखो, ये प्रोसेस दो पार्ट में खत्म होती है, मैच्योरेशन 1, मैच्योरेशन 2। इन अदर टर्म्स में इसको बोल सकता हूं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है। मियोसिस 1 में क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
और यहीं पे एक और चेंज देखने को मिलता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो 2n था उसने टूट के बनाए हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि n कंडीशन के। किस कंडीशन के? n कंडीशन के। वहीं मियोसिस सेकंड में हमें देखने को मिलता है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो टूट के बना रहा है स्पर्मेटिड्स को, बट यहां पे n कंडीशन n में ही रहती है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए थे, वहीं पे अब ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या बनाएंगे? 4 स्पर्मेटिड्स बनाएंगे जो बाद में मैच्योर होकर क्या बनाएंगे? 4 स्पर्म्स बनाएंगे। ठीक है बेटा जी। तो ये थी बात हमारी स्टेज थर्ड मैच्योरेशन स्टेज की, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, मैच्योरेशन 1 और मैच्योरेशन 2। देखो मैच्योरेशन 1 क्या बोला? दिस इन्वॉल्व मियोसिस फर्स्ट आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? रिडक्शन डिवीजन। द डिप्लॉयड प्राइमरी, देखो मैंने बोला था डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बात क्लियर है? मैच्योरेशन 2 में दिस इन्वॉल्व्स द मियोसिस सेकंड आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। अब मैंने यहाँ पे बात समझ, इक्वेशनल डिवीजन क्यों? क्योंकि n से वापस n हो रहा था, वहां यहाँ पे 2n से n हो रहा है, यहाँ n से n ही हो रहा है, इसलिए इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। The 2 secondary spermatocytes divide to form 4 sperm cell, या जिसको इन अदर टर्म्स बोलते हैं हम स्पर्मेटिड्स, जो बाद में स्पर्मियोजेनेसिस करके क्या बनाते हैं? स्पर्म्स बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की बात। देखो, ड्यूरिंग दिस स्टेज अ नॉन मोटाइल and tailless sperm transform into motile sperm with tail। बात समझ में आ रहा हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है बेसिकली क्या है? देखो, जो स्पर्मेटिड्स निकले थे उनमें टेल नहीं थी, वो मोटाइल नहीं थी, उनको उस टाइम पे नरिशमेंट दे रहा था सर्टोली सेल्स। जब ये सर्टोली सेल्स को छोड़ते हैं, मैच्योर होने के बाद सर्टोली सेल्स को छोड़ते हैं, तब की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और इसके बाद ये यहाँ हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल के जाके स्टोर होते हैं एपिडिडिमिस में, और जब ये एपिडिडिमिस को छोड़ के निकलते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपन oogenesis पे। किस पे? oogenesis पे। अब ये जो oogenesis है भाई, ये किस काम आता है? ये होती है फीमेल में, ये प्रोसेस किसमें? फीमेल में। ये बात क्लियर करो पहले, ये प्रोसेस है फीमेल में, और फीमेल में कहा? ओवरी में, और ओवरी में ये जाके प्रोड्यूस करते हैं एग और ओवम। अब जैसे हमने असला बारूद इकट्ठा किया था स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के लिए, सेम वे में हमें oogenesis को समझने के लिए भी असला बारूद चाहिए। सबसे पहले अपन देख लेते हैं स्ट्रक्चर ही। तो जो ओवरी है भाई, जो ओवरी है इसमें कई सारी सेल्स प्रेजेंट है। क्या? कई सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो जब एक फीमेल खुद अपने नेटल, कह सकते हैं प्री नेटल स्टेज पे थी, प्री नेटल मतलब वो खुद जब एम्ब्रियो हो कि उसमें क्या थी? आपके oogonia बने। कौन बना? oogonia। और इनमें डिवीजन शुरू हो गया था। क्या? इनमें डिवीजन शुरू हो गया था। अब पहले यहां तक अपन जाए, इसके पहले थोड़ा हार्मोनल एक्शन को समझ लेते हैं। सेम वे में जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने यहाँ पे भी कंट्रोल किया और 2 हार्मोन रिलीज किए। कौन कौन से? LH और FSH। कौन कौन से? LH और FSH। ये जो FSH है ये रिस्पॉन्सिबल हुआ हमारे इसी oogonia के मैच्योरेशन के लिए। और ये LH इसने सीक्रेट कराए सेक्स हार्मोन्स। बात क्लियर रहेगी? कोई परेशानी नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। ये देखो, ये है oogonia, उसके ऊपर आई ग्रेनुलोसा की सेल्स। कंडीशन क्या है? देखो 2n कंडीशन है। कैसी है? 2n कंडीशन है। इसमें माइटोसिस हुआ, साथ में ग्रोथ। क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, ग्रोथ हुआ। किस टाइम पे चल रहा है? देखो
प्रीनेटल, जब वो खुद एम्ब्रियो है, तब इसने बनाया प्राइमरी oocyte। क्या बनाया? प्राइमरी oocyte। और बेसिकली प्राइमरी oocyte यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोफेज 1 में ही अटक गई बात। कहाँ पे? प्रोफेज 1 में ही अटक चुकी है। मियोसिस बेसिकली शुरू हुआ है, क्या शुरू हुआ है, पर खत्म नहीं हुआ है। शुरू हुआ पर खत्म नहीं हुआ है। जब प्यूबर्टी आएगी तब मियोसिस 1 खत्म होगा और सेकेंडरी oocyte बनेगी। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये डिवाइड हुआ, बेसिकली यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ तो डिवाइड हुआ, तो सेकेंडरी oocyte बना, साथ में एक छोटी सी बनेगी पोलर बॉडी, और इसका पूरा नरिशमेंट इसी को दे दिया गया, सेकेंडरी oocyte को। अब ये मेटाफेज सेकंड में लॉक हो जाएगी, यहाँ पे से इसमें मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में लॉक हो जाएगी। अब ये तब डिवाइड करेगी जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जैसे ही स्पर्म इन ग्रैनुलोसा सेल्स को बाहर टच करेगा, वैसे ही ओवम बनेगा। मतलब कि ये मियोसिस सेकंड तब होने वाला है जब फर्टिलाइजेशन हो, मतलब कि यहाँ पे आपका वापस एक पोलर बॉडी बनेगी। नोटिस करो, एक पोलर बॉडी बनी यहाँ पे, एक पोलर बॉडी यहाँ बनी। अब ये पोलर बॉडी टूट के दो और पोलर बॉडी बना लेती है, ये पोलर बॉडी टूट के दो और पोलर बॉडीज बना सकती है। मतलब कि इस पूरी प्रोसेस में एक ओवम सेल मिली और 3 पोलर बॉडी। एक बात और याद रखेंगे कि oogenesis कभी भी एक बार में खत्म नहीं होती। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार में खत्म हो गई थी भाई, शुरू हुई खत्म, oogenesis नहीं होती। oogenesis स्टार्ट हो गई थी एम्ब्रियो स्टेज में, या कह सकते हैं प्रीनेटल स्टेज में। देखो, मियोसिस 1 शुरू हुआ और वो लॉक हो गई कहां पे? प्रोफेज 1 में। जब प्यूबर्टी आई तब सेकेंडरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कब बना? मेटाफेज सेकंड में लॉक होने के बाद। देखो, मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, और इसके बाद ये वापस यहाँ पे लॉक हो गई, तब तक के लिए जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। अब यहाँ पे एक बात और समझ, मेल जर्म सेल्स कई बार डिवाइड करते थे और नए स्पर्मेटोगोनिया बनाते थे। यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ओगोनियम ही प्रेजेंट है, या जिसको हम ओगोनिया बोल सकते हैं, वही प्रेजेंट है। मतलब कि नंबर ऑफ ओगोनियम लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। और एक ओगोनियम से एक ही ओवम प्रोड्यूस हो सकता है। क्या? एक ओगोनियम से एक ही ओवम प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब कि एक टाइम के बाद ओवोजेनेसिस बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ही नहीं बचेंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और थ्योरेटिकली भी इसको समझ लिया जाए। देखो, oogenesis क्या होता है? oogenesis is the process in which there is the formation and development of an oocyte or ovum. It is the part of gametogenesis, and the female gamete that is formed is called ovum. It occurs in the female ovary. The ovary is called the sex organ in the females in which the gamete ovum is formed. कोई खास बात नहीं, सारी बात अपन समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, formation of an ovum from a primordial germ cell is called oogenesis. It is discontinuous process and includes the following. अब discontinuous क्यों बोला? क्योंकि एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी। स्टेप कौन कौन सा है? देखो, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड एट लास्ट मैच्योरेशन फेज, जैसा कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखने को मिल जाता है। मल्टीप्लिकेशन फेज में देखो, माइटोसिस हो रहा है, प्राइमोर्डियल सेल्स जर्म सेल्स में डेवलप हो रही हैं, फिर ओगोनिया बना रही है। ये कब हो रहा है? ये प्रीनेटल स्टेज में हो रही है, और नंबर ऑफ ओगोनिया फिक्स हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेट 40,000 के करीब होते हैं, फिक्स हो गए। पहली स्टेज मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड देखो, ग्रोथ फेज। इन दिस oogonia डेवलप इनटू प्राइमरी oocyte। ये भी अभी कहां चल रहा है? प्रीनेटल स्टेज में चल रहा है। मैच्योरेशन फेज, meiosis occurs, प्राइमरी oocyte forms फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। अब ये बात कब होगी? जब प्यूबर्टी आएगी। मतलब मैच्योरेशन फेज कब हो रहा है? प्यूबर्टी के टाइम पे। और ग्रोथ फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज कहां हो रहे हैं? प्रीनेटल स्टेज पे हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। आफ्टर sperm penetration, the secondary oocyte forms second polar body and ovum। और ये बात कब होगी? फर्टिलाइजेशन के टाइम। मतलब बेसिकली जो कंडीशन शुरू हुई थी प्रीनेटल, मतलब जो प्रोसेस शुरू हुई थी प्रीनेटल स्टेज में, वो खत्म कब हो रही है? जब हमारा फर्टिलाइजेशन की बात आ गई है तब। Throughout the whole process, the oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells called the follicle। और इन्हीं follicles को डेवलप करने में हेल्प करता रहता है हमारा FSH। In the end, the tertiary follicle of the secondary oocyte gets converted to Graafian follicle। और यही जो Graafian, देखो
बेसिकली जो बाहर की ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो मिलके क्या बना रही है, वो मिलके बना रही हैं आपके फॉलिकल्स को। अब जब इनमें से ओवम निकल जाएगा, इसमें से ओवम निकल जाएगा तो वो सेल्स तो बचेंगी ना, तब वो सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगी हमारी ग्राफियन फॉलिकल्स में। किसमें? ग्राफियन फॉलिकल्स में, which ruptures and release secondary oocyte called ovulation. Secondary oocyte forms an haploid ovum and haploid second polar body. अब यहाँ पे बात याद रखना, पहली पोलर बॉडी बनी हुई थी वो डिवाइड होकर दो और पोलर बॉडीज को बनाएगी और एक बाद में पड़ रही, मतलब कि 3 पोलर बॉडी और एक ओवम मिला है। ठीक है बेटा जी, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है oogenesis। तो ठीक है बेटा जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं और oogenesis से आप कदम रखते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ। ठीक है, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये 28 डेज की रिकरिंग साइकिल है। रिकरिंग क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हर मंथ में रिपीटिंग है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या? जनरली एक बात को समझो, oogenesis जब हो रहा है उसमें एट लास्ट में हमने क्या देखा था कि ओव्यूलेशन हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकलता है। अब ये जब ओवम बाहर निकलता है तो बेसिकली किसके लिए निकला है? फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, कंडीशन बनी होगी तभी तो देखो ओवम कंप्लीटली सेकेंडली डिवाइड कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन के स्पर्म आता है तब। तो उस हिसाब से बॉडी, फीमेल की बॉडी क्या करती है? इम्प्लांटेशन के लिए उसको वो तो ये मान के चल रही है कि ओवम अगर रिलीज हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो सारी मेंटेनेंस शुरू कर देती है और ये सारी बातें शुरू कब होती है? प्यूबर्टी में होती है। ये बातें कब शुरू होती है? प्यूबर्टी में। अब प्यूबर्टी में जब पहला फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है इसको हम बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क इज नथिंग बट स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 9 to 11 की एज में देखने को मिलता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ओगोनिया लिमिटेड है, राइट? और हर मंथ में एक बार लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा ओवम, एक बार राइट ओवरी से, अल्टरनेट होता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कंडीशन ये होगी कि ओगोनियम खत्म, राइट? अब जब ओगोनियम खत्म हो जाएंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और इस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। और ये जनरली एक एज में देखने को मिलता है 45 to 50 की एज में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब अपन कदम रखते हैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में और समझते हैं कि क्या है भाई। पहले डायग्राम से समझ लेते हैं फिर थ्योरेटिकली भी समझ लेंगे। ठीक है, चलो अभी टोटल 4 स्टेज में डिवाइडेड है। कितने स्टेज में? 4 स्टेज में। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। अब हमें मेंस्ट्रुअल फेज देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में 2 दिन ये आखिरी के ये लो और 3 दिन स्टार्टिंग के ये लो, ये होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के पार्ट, जिसमें 3 to 5 डेज, कितने? 3 to 5 डेज में ब्लीडिंग रहती है। क्या रहती है? ब्लीडिंग रहती है, उस पर अपन चलेंगे। अब देखो हार्मोन चेंज कैसे होता है, फॉलिकल चेंज कैसे होता है, डेज ऑफ साइकिल में कैसे कैसे चेंज देखने को मिलते हैं, इस बात को समझ। अब यहाँ पे एक बात समझना कि जब हमने बात कही थी oogoनियम की, कैसे oogenesis बन रहा था, ये देखो ये डेवलपमेंट है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट देख पा रहे हो आप, यहाँ oogoनियम डेवलप हो रहा है। एक कंडीशन यहाँ पे फाइनली ये आई है जहाँ पे ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल और यहाँ पे ओवम रिलीज हो रहा है, करेक्ट? इसके पहले वाली कंडीशन देखोगे तो ये है आपकी टर्शियरी फॉलिकल और इसके अंदर है आपका सेकेंडरी oocyte। उसके पहले देखोगे तो ये है आपका सेकेंडरी फॉलिकल और उसके अंदर आपका प्राइमरी oocyte और उसके पहले देखोगे ये आपका oogoनियम वाली कंडीशन हो गई और बाहर क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है। एक बात को याद रखना कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है ओवम जो बाद में। तो अब देखना जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप हो रहा, स्टार्टिंग में देखो हार्मोन सब डाउन है, सारे हार्मोन्स के लेवल डाउन है, एलएच का भी डाउन है, एफएसएच का भी डाउन है, ईस्ट्रोजन का भी डाउन है और प्रोजेस्टेरोन का भी डाउन है, सारे लेवल्स डाउन है। पर जैसे ही अब बात आई ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो गया, ओवम को रिलीज करना था, उस टाइम पे देखोगे तो अब सारे सर्च पे देखने को मिलेंगे, सारे के सारे
सर्ज पे देखने को मिलेंगे। और एक नोटिस करना, ये येलो वाला, इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। और यही एलएच सर्ज कॉज करता है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के लिए और ओवम के रिलीज। किसके लिए? ओवम के रिलीज के लिए। इसके बाद ये जो बात है, ये है आपका ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर अब ओवम प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद ये बनेगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। किस काम आता है अभी बताता हूं। एट लास्ट में है आपका कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, ये बात तो हो गई भाई कि फॉलिकल कैसे डेवलप हो रहे थे। अब अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो एलएच सर्ज होके खत्म हो गया, एफएसएच भी खत्म हो गया, दोनों एलएच और एफएसएच दोनों खत्म हो चुके हैं। इसके बाद आप नोटिस करोगे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी ईस्ट्रोजन था, अब वहां पे आपको प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा नंबर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिल रहा है उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा था, ओवरी रिलीज कर रही थी ओवम को रिलीज करने में हेल्प करने। पर यहाँ पे मेन चीज देखो, डेज। देखो फॉलिकुलर फेज एक तरीके का रेस्टिंग फेज है जब फॉलिकल डेवलप हो रहे। देखो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल, ये दिन था 4 to आपका 13 वाला, ये पार्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। वहीं पे 13 and 14 ये दिन, वैसे तो मेन दिन है 14, पर बीच का मिड वाला पार्ट उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है, जिस दिन ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकली है। ठीक है, इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल ये वाला पार्ट ल्यूटियल फेज, क्या बोलते हैं इसको? ल्यूटियल फेज। इसमें ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक्ट करने लग जाती है एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह और रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का कर्व ज्यादा बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कौन रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रही है। ठीक है, और क्यों रिलीज कर रही है? यूट्रस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये तो ये मान के चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो यूट्रस को मेंटेन करना पड़ेगा, और यूट्रस मेंटेन क्यों होगा? जिससे इम्प्लांटेशन हो सके, बेसिकली प्रेगनेंसी हो सके। ठीक है, तो ये बात थी मोटा मोटी हमारी इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो इसको इन टर्म ऑफ हम थ्योरी भी देख लेते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहले मैंने क्या बोला था? मेंस्ट्रुअल फेज है जिसको हम डिस्ट्रक्टिव फेज भी बोलते हैं, जनरली 3 to 5 डेज पे रहता है। कितने दिन का रहता है? 3 to 5 डेज का। बात क्लियर है? देखो इफ फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, the overgrown uterine tissue with blood vessels begins to break down, the discharge of blood through the vagina and the shedding of the endometrium marks the entire phase which lasts for 3 to 5 days. देखो आपने एंडिंग में देखा होगा जब ल्यूटियल फेज चल रही थी उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। वो प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए। इसको क्या लग रहा था? प्रेगनेंसी होने वाली है। पर इफ अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो लाइनिंग टूटेगी और वेजाइना के थ्रू बाहर आएगी, और क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स भी हैं तो ब्लड ब्लीडिंग भी होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, जो कितने दिन लास्ट करता है? 3 to 5 डेज। ठीक है, अब इसमें एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रेगनेंसी हुई नहीं। ठीक है, एंड एलएच एंड प्रोजेस्टेरॉन आल्सो डिक्लाइन, मतलब सारे के सारे हार्मोन लेवल डिक्रीज हो जाएंगे। याद करो स्टार्टिंग में सारे हार्मोन लेवल क्या थे? कम थे। The average blood loss is approximately 50 to 150 milliliters, इतना ब्लड लूज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड स्टेज कौन सी थी? फॉलिकुलर स्टेज, जब नई साइकिल चालू हो रही है, ब्लीडिंग्स बंद हो चुकी होती, follicle begins to grow and the level of FSH and estrogen starts to rise। जब फॉलिकल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे थे, तब FSH बढ़ रहा था, क्योंकि FSH का तो नाम ही है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ओवरी रिलीज करती है वहां पे एस्ट्रोजन सेम के लिए, जिससे ग्रोथ हो सके। रिकंस्ट्रक्शन एंड ग्रोथ होती है किसकी? यूट्राइन वॉल की, जो टूटी थी इसके पहले। ठीक है, एंड thus the preparation for the next pregnancy begin। this phase is also called proliferative phase। ये कितने दिन होती है? 7 to 8 डेज तक चलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज, इन अदर टर्म्स रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जस्ट पहले क्या थी? मेंस्ट्रुअल फेज थी, उसमें लाइनिंग्स टूटी थी, इसमें फॉलिकल भी डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ यूट्रस की लाइनिंग भी वापस अपना ओरिजिनल शेप ले रही हो।
ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कौन सी स्टेज आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। वो 14th वाला दिन बाय द एंड ऑफ 13th डे, यहाँ पे समझना बाय द एंड बोला है, मतलब बाय द एंड ऑफ 13th डे एक तरीके से 14th डे हमारा लग चुका है। उस दिन क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल से ओव्यूलेशन होता है, एस्ट्रोजन अपने पीक पे होता है करस्पॉन्डिंग टू ईस्ट्रस फेज ऑफ द ईस्ट्रस साइकिल। यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है, एलएच सर्ज। क्या देखने को मिलता है, एलएच सर्ज। एलएच बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारे फॉलिकल्स टूट जाते हैं और उसमें से ओवम बाहर आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, और बेसिकली ओव्यूलेशन भी कह सकते हो क्योंकि फॉलिकल से क्या निकल रहे हैं, ओवम निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा आखिरी फेज बचा, लास्ट फेज, ल्यूटियल फेज। अब इसमें वापस प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन शुरू हो गई है, एंडोमेट्रियम तरीके से अपना वापस कंडीशन पे आ चुका है, पर उसके ऊपर एक्स्ट्रा लाइनिंग शुरू हो जाती है क्योंकि वापस उनको क्या लगता है, प्रेगनेंसी होने वाली है। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज लास्टिंग अप्रोक्सीमेटली 30 days फ्रॉम ओव्यूलेशन टू द ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट डे, स्टार्टिंग तक द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तब तक। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, रप्चर्ड फॉलिकल डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। एलएच क्या करता है, जो रप्चर्ड फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, उसमें किसमें कन्वर्ट कर देता है, कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन को। किसको, प्रोजेस्टेरॉन को। अब यहां समझो, अगर प्रेगनेंसी हुई है सच में, अगर प्रेगनेंसी हुई है सच में, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहेगा। पर अगर नहीं हुई है तो उस कंडीशन में 2 से 3 दिन बाद एस्ट्रोजन लेवल डिक्लाइन हो जाएगा और वापस क्या होगा, लाइनिंग्स टूटने लग जाएगी, वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। पर यहाँ पे एक कंडीशन ये भी तो है कि प्रेगनेंसी हो गई तो, अब अगर प्रेगनेंसी हो गई तो इसी के लिए तो ल्यूटियल फेज में इतनी मेहनत करी थी, इसीलिए तो उसने यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इतना बड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था जिससे प्रेगनेंसी को होल्ड किया जा सके। और यहीं पे आता है हमारा अगला टॉपिक, वो क्या है, प्रेगनेंसी की बात। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट FSH, thereby halting follicular maturation. However, the growth of the uterine wall increases significantly. The menstrual cycle is suspended during pregnancy. अब अगर जब प्रेगनेंसी चल रही है, जब प्रेगनेंसी की बात आएगी तो वहां पे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, कई सारे हार्मोन्स उसको होने नहीं दे रहे, और साथ ही साथ फॉलिकुलर मैच्योरेशन भी रुका हुआ है। इसको भी नोटिस करना कि फॉलिकुलर मैच्योरेशन भी रुका हुआ है ना। पर अब अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी कब होने वाली है भाई, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, इस बात को हम मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात ये समझ के चलना कि जब प्रेगनेंसी होने वाली है तब तक यूट्रस की जो वॉल है, जिसको हम बोल रहे हैं एंडोमेट्रियम, ये फुली डेवलप्ड है। ये प्रेगनेंसी से पहले काम करके रखा गया है। याद करो, ल्यूटियल फेज में ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया था, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसकी हेल्प से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और यही प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल था हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को कंप्लीट करने के, बनाने। तो ये बात मान के चलना है कि जब प्रेगनेंसी होने वाली है उसके पहले यूट्रस डेवलप हो चुका है। ठीक है, देखो, प्रेगनेंसी रिफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच अ फीटस डेवलप इनसाइड वुमेन्स यूट्रस। कहां पे डेवलप होगा, यूट्रस में। जो मैंने बात बोली कि यूट्रस जब तक अपने आप को केपेबल नहीं बनाएगा फीटस को होल्ड करने के लिए, तब तक कैसे कंडीशन चलेगी, और वो कैसे हो रही है, कॉर्पस ल्यूटियम की हेल्प से हो रही है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन इस चीज को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन जब तक है तब तक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन रहेगी, जब वो हट जाएगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट जाएगी, है ना। टिपिकली लास्ट अबाउट 9 months, अप्रोक्सीमेटली 40 वीक्स। अब देखो, इस बात को समझो कि जो प्रेगनेंसी है वो ह्यूमंस में कितने दिन चलती है, 40 वीक्स, या कह सकते हैं 9 मंथ, और इस पीरियड को हम बोलते हैं गैस्ट्रेशन। कौन से पीरियड, गैस्ट्रेशन। During pregnancy, a woman's body undergoes various physiological and hormonal changes that are essential for the proper development of the fetus. अब यहाँ पे कई सारे चेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस। जैसे कि हार्मोनल चेंजेस की मैं अगर बात कर लेता हूँ, जैसे हार्मोनल चेंजेस देखो, तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, राइट। अब ये प्रोजेस्टेरॉन किस लिए रिलीज हो रहा है,
जिससे यूट्रस की लाइनिंग मेंटेन रखी जाए। अब ये मेंटेन क्यों रखती भाई, यूट्रस की लाइनिंग मेंटेन क्यों रखी, जिससे इजीली हमारा जो प्रेगनेंसी के बाद जो फीटस है वहां पे है वो आराम से ग्रो कर सके, यूट्रस से जुड़ा रहे, जिससे उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो सके। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेजेस की बात कर लेते हैं। तो देखो की स्टेजेस क्या है, पहली स्टेज तो क्या थी हमारी फर्टिलाइजेशन, पहली स्टेज तो फर्टिलाइजेशन की, दिस अकर्स इन मेल स्पर्म फर्टिलाइजेशन अ फीमेल ओवम एंड प्रोसेस दैट प्लेसेस इन द फैलोपियन ट्यूब। कहां पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है प्रोसेस। ये तो थी फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज, जहां पे जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। यहां पे समझो, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, बात क्लियर। अब यहां से ये बात चलेगी, यहाँ पे बना जाइगोट जो कि 1 सेल है, ये 2 सेल्ड कंडीशन में आएगा, फिर 2 सेल से 4 सेल्ड कंडीशन आएगी, 4 से 8 और 8 से 16, जिस कंडीशन को हम बोले जाते हैं मोरुला स्टेज। अब ये जो मोरुला स्टेज है ये बात जब बनाएगी 32, यहाँ पे बन जाएंगे हमारे गैस्ट्रुला स्टेज। अब यही जो गैस्ट्रुला स्टेज है ये जाके हमारे यूट्रस में क्या होगी, इम्प्लांट होगी। क्या होगी, इम्प्लांट होगी, मतलब कि हमारे जाइगोट ने अपनी जर्नी शुरू कर दी जब वो जाइगोट था, फिर वो 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 सेल में, उसमें माइटोसिस होता जा रहा है ना, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और जब वो गैस्ट्रुला स्टेज में पहुंचा तब जाके इम्प्लांटेशन के लिए पहुंच चुका है। अब बेसिकली जैसे ही वो 2 सेल में बनता है उसको हम एम्ब्रियो बोलना शुरू कर देते हैं। जाइगोट जैसे ही 2 सेल का हो जाता है तो हम उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, एम्ब्रियो। Development in the uterus. After implantation, the development of the embryo begins. During this period, the formation of embryos organs start. ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल्स रहती है वो टोटिपोटेंट सेल है, कुछ भी बना सकती है, इस बात को ध्यान रखना है ना। The placenta develops within the uterus, facilitating the exchange of nutrient between the maternal and fetal blood. तो ये प्लासेंटा जो है ये एक तरीके का कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच में, जिसमें वो मदर का ब्लड और फीटस के ब्लड में एक्सचेंज करती है, जिसकी वजह से नरिशमेंट जाता है फीटस के पास, और फीटस से वो क्या लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट लेता है, जिससे उसको मदर बाहर कर सके। ठीक है, चलो आगे देखो और बात करते हैं। देखो अब डेवलपमेंट की बात देखो, द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस अकर्स इन द 3 ट्राइमेस्टर। अब यहाँ बात आओ समझो, 9 मंथ की बात हो रही है। अब ये 9 मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे महीने। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखो चेंजेस, और फिर सेकंड में, फिर थर्ड में देखते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो चेंजेस हैं देखो, द बिगिनिंग ऑफ एम्ब्रियो टू फॉर्म द फर्टिलाइज्ड एग एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। बेसिकली ऑर्गन बनना शुरू हुए हैं पहले 3 महीने। सेकंड ट्राइमेस्टर में देखो, द फीटस ग्रोज इन साइज एंड इट्स ऑर्गन्स कंटिन्यू टू डेवलप। लेकिन यहाँ पर मोस्टली ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं यहाँ तक सेकंड ट्राइमेस्टर में, और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा फीटस पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है। ठीक है बेटा जी, तो बातें छोटी छोटी हैं, ज्यादा परेशान होने वाली तो है नहीं, परेशान होना भी नहीं। अब देखो मेन बात जो है, जो मैं बोल रहा था हार्मोनल चेंजेस की, उनको समझो। अब अगर आपको ये पता हो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए यूज होती है प्रेगनेंसी किट, वो ऐसा क्या जज करती है जिससे वो बताती है कि हाँ प्रेगनेंसी हुई है, वो पकड़ती है इस हार्मोन को, इसका नाम है HCG। क्या बोलते हैं, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसको प्लासेंटा रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है, प्लासेंटा रिलीज करती है, और ये एक तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट की तरह यूरिन में पास होता है। इसीलिए यूरिन के कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं प्रेगनेंसी किट में, और वो प्रेगनेंसी किट इसी हार्मोन को पकड़ने की कोशिश करती है। अगर ये हार्मोन किसी की बॉडी में रिलीज हो रहा है, किसी फीमेल की बॉडी में रिलीज हो रहा है, मतलब प्रेगनेंसी हुई है। दिस हार्मोन इज प्रेजेंट इन द यूट्रस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द प्रेगनेंसी टेस्ट। अब यहाँ पे यूट्रस की बात बोल रहा है, और यूट्रस में कहा, प्लासेंटा से। ठीक है, दूसरा हार्मोन क्या, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये किसके लिए रिस्पांसिबल है, ये रिस्पांसिबल है यूट्रस की लाइन को थिकनिंग करने के लिए, और जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन हो रख सके, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जिससे प्रेगनेंसी बनी रहे। ठीक है बेटा जी, अब एट लास्ट है ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ये किसमें काम आता है, ड्यूरिंग लेबर, क्या कह सकते हैं, पार्चुरेशन के टाइम पे, जब बेबी को बाहर निकालना है, चाइल्ड बर्थ करानी है, तब काम आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे हार्मोनल चेंजेस की बात। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे चाइल्ड बर्थ की। ठीक है, अब चाइल्ड बर्थ में ज्यादा काम है, चाइल्ड बर्थ में बेसिकली यूज होती है बर्थ कैनाल। कौन यूज होता है, बर्थ
कैनाल। अब यहाँ पे बात ये होती है, ये जो बर्थ कैनाल है ये 2 चीजों से मिलकर बनी है, सर्विक्स और वेजाइना से, जहां से बेबी बाहर निकले, जहां से पार्चुरेशन होगा। ठीक है। अब आफ्टर 9 मंथ हम ये जानते हैं गेस्टेशन पीरियड कितने महीने का है? 9 महीने का। 9 महीने बाद जो फीटस होगा वो पूरी तरीके से डेवलप होगा, फुली ग्रोन, राइट। तो ये सिग्नल भेजेगा मदर की पिट्यूटरी, और मदर की पिट्यूटरी रिलीज करेगी वहां से ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज करेगी? ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, और ये ऑक्सीटोसिन जाएगा यूट्रस की वॉल पे और इसमें बढ़ाएगा कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉज करेगा पार्चुरेशन, ये कह सकते हैं चाइल्ड बर्थ को। पर यहाँ पे एक बात खास बात ये है कि फुली ग्रोन फीटस खुद बताता है कि हाँ मैं फुली ग्रो हो चुका हूं, अब पार्चुरेशन का, या कह सकते हैं चाइल्ड बर्थ का टाइम आ चुका है। ठीक है। चाइल्ड बर्थ इज द प्रोसेस इन विच द फीटस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस। दिस प्रोसेस टिपिकली अकर्स आफ्टर 9 months when the fetus is fully developed. During childbirth, several changes occurs in the woman's body that make the birth of the baby possible. वो चेंजेस क्या हैं? हार्मोनल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। The process of childbirth देखो, labor is the process in which the muscles of the uterus begin to contract and prepare to push the baby out of the uterus. ठीक है। फर्स्ट स्टेज देखो उसमें क्या है। During this stage, muscles of uterus begin to contract and the baby head start to move towards the birth canal. मतलब कि यूट्रस की वॉल ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया, जिससे बेबी बाहर निकल पाए। सेकेंड स्टेज देखो, इन दिस स्टेज द बेबी हेड इमर्जेस out of the uterus and the baby is born. Third stage क्या है? After the birth of the baby, the placenta and the uterine lining are expelled. Body खुद इन चीजों को बाहर फेंक देती है। तो ये थी पूरी चाइल्ड बर्थ की। पर यहाँ पे जो मेन बात है वो है रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसका ऑक्सीटोसिन का रोल, ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब क्या करना है, पुश करना है यूट्रस की वॉल को, बेबी को बाहर। ड्यूरिंग लेबर द हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटेटिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। इसके बाद होता है पोस्टमार्टम, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी द अम्बिलिकल कॉर्ड जो जुड़ी हुई है, जो कॉर्ड जुड़ी हुई है नेवल से, उसको कट कर दिया जाता है, जिससे लेबर कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा जी। पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये, इस पूरी चीज को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बात क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं? देखो इसमें क्या है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है क्या, यूट्राइन डिस्टेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से बेबी पे, फीटस पे पैसेज पे फर्क पड़ा है, जिससे पुशिंग से बाहर निकल रहा है बेबी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम हो रहा है, इस बात को याद रखना। बेबी जुड़ा किससे है? एंडोमेट्रियम से। वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है? मायोमेट्रियम। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात है। तो ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है पार्चुरेशन के लिए? हमारा ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए बोला किसने है? खुद फीटस ने बोला है कि हाँ भैया अब 9 महीने पूरे हो चुके हैं, मैं डेवलप हो चुका हूँ, अब मैं बाहर जाना चाहूँ। एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सिन। क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन। ये हार्मोन क्या करता है, जो बोन्स हैं, हिप की बोन्स है, उनको रिलैक्स करता है, जिससे बेबी इजीली पास आउट हो सके, है ना, बर्थ कैनाल के। तो ये थी बातें पूरी हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। और क्या चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बचे हुए हैं, और कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस चैप्टर से, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा जी पढ़ाई को अपने स्ट्रॉन्ग करते रहिए, जिससे आप जब हम पेपर देने बैठे उस दिन सुबह हमारे मार्च में, तो आसानी से हम पेपर दे सके, सारे मार्क्स गेन कर सके। ठीक है बेटा जी, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।